ये अगर आप बंद करें स्लाइड को तो थोड़ा सा ये होगा कि ज्यादा इंटरेक्टिव हो जाएगा, सब लोग नजर आएंगे। कर लिया, कर डॉक्टर लिया। साहब, एक तो ये पता चला कि आप पॉपुलर बहुत हैं, ये बहुत सारे लगता है आपकी वजह से लोगों ने ज्वाइन किया आज, आपके स्टूडेंट्स होंगे या आपकी यूनिवर्सिटी के होंगे। मैंने शेयर किया था, मैंने अपने स्टेटस पे लगाया हुआ था, मेरे स्टूडेंट्स होंगे ही की कुछ। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जब तक बाकी लोग सवाल करेंगे, मैं एक दो ब्रॉडर सी चीजें पूछना चाह रहा हूँ। एक तो ये जी है जी कि ये जो सारा फिनोमेना है एक्सट्रीमिज्म का, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का, जी जी। इसकी जो जनरेटिव जो 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 फैक्टर्स हैं, मतलब जनरेटिव फैक्टर्स में हम्म जियोपॉलिटिक्स भी है, जनरेटिव फैक्टर्स में कुछ एक्टर्स भी होंगे जाहिर है, और आइडिशनल साइड भी है। वो वो कौन से हैं आपके ख्याल में जिनकी वजह से ये, मतलब हिस्टोरिकली हम देखते हैं, ठीक है बिल्कुल आपका एनालिसिस दुरुस्त है कि ज़िया के दौर में ये ज्यादा शुरू हुआ और बाद में ये 9/11 के बाद इसको ज्यादा वो फरोग मिला। तो जी जी। लेकिन ये फैक्टर्स जो हैं ये क्या हैं, मतलब आप इनको कैसे देखते हैं? अच्छा, इसके फैक्टर्स जो अभी तक कंटिन्यूटी में आप मेरा ख्याल है पूछना चाह रहे हैं कि हम इसको प्रॉपरली डील नहीं कर पा रहे अभी तक, और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म स्प्रेड होती जा रही है, ये आप मेरा ख्याल है पूछना चाह रहे अ, नहीं मैं हाँ ये भी जाहिर है उसका एक सब क्वेश्चन बन जाता है कि, हैं। लेकिन पहले अगर हम उसकी रूट कॉज, मैं चाह रहा हूं कि वो अगर आप आइडेंटिफाई करें, क्योंकि आपने इस पे काम किया है, तो इसकी रूट कॉज अच्छा क्या है। रूट। देखिए ना, चलिए मैं थोड़ा सा अच्छा। और इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करने की, देखिए ना। जी जी। अ, ठीक हो गया अफगानिस्तान में अमेरिका, रूस आ गया, अमेरिका ने इंटरनेशनल हम्म जिहाद अनाउंस किया, हमने भी अमेरिका हम्म की इमामत में खुशू खुजू के साथ उस जिहाद में शरीक हो गए, और हम्म उसमें किताबें पब्लिश होती रही अमेरिका में, यहाँ पे तकसीम होती रही, उसमें रहे ना। पहले वो जिहाद था, जी फिर हमने कहा कि अब इसके खिलाफ काम करना जिहाद है, जी। फिर हमने उसको जिहाद करार दिया। मैं राइट एंड रॉन्ग की बिल्कुल बात नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं तो बिल्कुल एक हम्म पोजिशनैलिटी की बात कर रहा हूँ कि पहले एक पोजीशन थी, वेल एंड गुड, हम्म फिर दूसरी आ गई, हम्म। और उतनी ही शिद्दत के साथ हमने कहा कि नहीं जी ये तो ठीक नहीं है। अच्छा, इसमें चले एक इस तरह भी देखा जा सकता है क्या, अब हम किसी एक पोजीशन पे, एक एथिकल मॉरल पोजीशन पे हम क्लियर हैं कि हमारी ये पोजीशन है, इसको इस तरह देख लें। अच्छा, आपका क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक भी है। थोड़ा ठीक इसको है, बिटवीन द लाइंस करने की बात ठीक है, कोशिश करते ठीक हैं। है। अच्छा, ऐसा है कि जब तक हम जो सो कॉल्ड हमारी ये कुछ इदारे हैं, वो हम्म, वो एक लाइन ड्रॉ नहीं करते, या यानी उनकी लाइन जो है वो पॉलिसी मेकिंग या पॉलिटिक्स से बाहर की है। अगर वो लाइन ड्रॉ करके उस लाइन के पीछे नहीं रहते, हम्म, तब तक ये नहीं हल होने वाला मसला। हम्म, अब देखें, जब लश्कर जंगवी का मसला हल हुआ या मालाकंड डिवीजन में इशू हल हुआ, तो भी आपने देखा कि ये जब सारे इदारे सारे एक पेज पर थे तब सेटल हुआ। अब उसमें क्लैरिटी थी उनको कि हमें इस इशू से बाहर निकलना है। अब होता ये है कि एक इशू से बाहर निकलने के लिए एक नया फिनोमिना जनरेट किया जाता है, और जब वो नया फिनोमिना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो फिर एक और जनरेट किया जाता है। तो हमें उधर से निकलने की जरूरत है। अब चूंकि मैं बैठी ऑनलाइन हूँ, तो इतनी ही बात मेरा ख्याल है बिल्कुल कि ठीक, मैं नहीं नहीं, करूंगी। अगर बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल फेस आपने टू फेस बात, होते तो फिर खुल के बात। बिल्कुल आपने बात पूरी कर दी है, बानुसतूर भी जो है ना वो समझ आ गई ये बात, ठीक है, आप सही कह रही, बिल्कुल ठीक। तो एहतियात वाजिब है। अब ये देखे ना, डॉक्टर साहब, एक मतलब यहाँ पे एक अफसोसनाक बात है, वो ये है कि जी अगर मैं आप अगर हम एक सोसाइटी के बिहाफ पे बात कर रहे हैं ना, तो हमारा जो है ना, इसको छोड़ के बाकी डिटेल्स को आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। अ, हम्म हमारा नैरेटिव क्या है, मतलब हम खड़े कहाँ पे हैं, इखलाकी एतबार से हम कहाँ खड़े हैं। अच्छा, जब इखलाकी पोजीशन हमारी कंसिस्टेंट नहीं है, तो फिर जो बात आप कर रही हैं बिल्कुल सही, फिर तो वो प्रॉब्लम ये आते रहेंगे। तो ये पहलू इसका अफसोसनाक है। जी जब तक हम जी इसको एड्रेस नहीं करेंगे जी। तो वो मुझे नहीं लगता कि ये मसला खत्म होगा इस तरह से। आप जिस शहर में हैं उसमें फिर नई उसमें ये होता है मतलब कि चीजें, कुछ
जिस शहर में आप हैं उसमें इसकी नई कुछ थोड़े शक्ल जो टाइम है के लिए इमर्ज कर रही है। देखिए, कुछ टाइम के लिए फिर इशू सेटल होता है, लेकिन फिर जब चूंकि कंसिस्टेंसी नहीं है ना, उसके जी, बाद फिर से वो ज्यादा राइज, ज्यादा स्ट्रॉन्ग शक्ल में आ जाता है दोबारा से। बिल्कुल ऐसी, कंसिस्टेंसी होनी जरूरी। बिल्कुल ऐसी। तो चलिए जनाब, बाकी बहुत शुक्रिया आपका। बाकी सवाल लेते हैं अब्बास साहब जी। अब्बास साहब। अच्छा। मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो हमने टॉपिक लिखा हुआ है ना, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, मेरा हम्म। मानना ये है कि जो हमारा रिलीजन था इसके अंदर एक्सट्रीमिज्म था ही नहीं और ना ही है। हम्म। अब एक बुक हम्म। मुझे पढ़ने को मिली, शायद आपने भी ये पढ़ी होगी। तारक फतेह एक पाकिस्तानी राइटर हैं जिन्होंने बुक लिखी है, चेजिंग अ मिराज, अ ट्रेजिक इल्यूजन ऑफ इस्लामिक हम्म। स्टेट। हम्म। अब उस बुक में उन्होंने बड़ा अच्छा कंपैरिजन किया कि दो स्टेट के सेक्शन बने। एक हुकूमत चाहते थे, एक जो ट्रू इस्लामिक वैल्यूज थी वो प्रमोट करना चाहते थे। तो मैंने थोड़ा सा, मुझे ये दिलचस्पी भी है ये सेक्स को स्टडी करने की, ये कैसे वजूद में आए। तो मैं ये आपसे, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब इस्लाम के अंदर हमें एक्सट्रीमिज्म कहीं पे नजर नहीं आता, जो ट्रू फेस ऑफ इस्लाम है, मेरे हिसाब से इसको हम्म। फैब्रिकेट किया गया है। और ये जो एजेंडाज हैं, ये मुल्लाइज्म के थ्रू या किसी भी तरह से ना, ये इंड्यूस किए गए हैं हमारे अंदर। तो क्या हम्म। आपने ये स्टडी नहीं की कि ये इस्लाम जब इसके अंदर एक्सट्रीमिज्म था ही नहीं, ये तो दुनिया का हम्म। साफ तरीन और नेचुरल तरीन मजहब था, तो ये हम्म। इतना इसको रिजिड और ये जो कर क्यों दिया गया कि आज हमें इसके साथ जो एक्सट्रीमिज्म है उसको जोड़ना पड़ा? दिस इज माय क्वेश्चन। अच्छा, अब्बास साहब, खैर मेरा, आप ठीक कह रहे हैं। मेरे अपनी बुक में इसको डायरेक्टली तो डील नहीं किया, लेकिन इसमें यकीनन बात हुई है कि इस्लाम का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ऑफ जिहाद भी बहुत पॉजिटिव है। जिहाद बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल। लड़ाई करना नहीं है, अपने आप के साथ जिहाद सबसे ज्यादा जो है, अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद, वो सबसे अजीम जिहाद है। खैर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि रिलीजन इस्लाम प्लूरल है, बहुत इसका हॉलिस्टिक है। और इसमें ये जो आप बात कर रहे हैं कि सेक्ट्स आ गए, इसमें मुल्ला मिलिट्री कॉलिशन आ गया। उससे पहले ये जो मुल्ला और लैंडलॉर्ड कॉलिशन रहा बहुत लंबा अरसा मिडीवल पीरियड में, अभी भी आप रूरल में पर्सपेक्टिव में देखें तो ये एग्जिस्ट करता है। तो ये रिलीजन को यूज करना है फॉर देयर बेटरमेंट। कोई भी अगर सोशल ग्रुप इसको यूज कर रहा है रिलीजन को, तो वो उसको तोड़ मड़ोड़ कर अपने हिसाब से उसमें कॉन्सेप्ट्स हम्म को डील करता है। अब जब मैंने बात की कि मदरसाज में सेक्टेरियन एजुकेशन दी जाती है, जब आप देते ही एजुकेशन सेक्टेरियन है, तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां से ग्रेजुएट किया हुआ जो एक स्टूडेंट निकलेगा, वो कैसे इस्लाम को प्लूरैलिटी में देखेगा? वो तो उस सेक्ट की लेंस से ही देखेगा ना। तो हमें उस सेक्ट के लेंस को एक्चुअली डैमेज करना है, और वो प्लूरैलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ से, ये बहुत मदरसा पर मैं इसलिए इस बात कर रही हूँ कि जब मदरसा में एक प्लूरल एजुकेशन नहीं दी जाएगी, तो कैसे बच्चे या जो ग्रेजुएट्स होंगे वहां के, वो प्लूरैलिटी के कॉन्सेप्ट को लाएंगे और इस्लाम का ओरिजिनल जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको समझेंगे और आगे ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो प्रॉब्लम्स तो डीप रूटेड हैं और उनको हल हल करने की जरूरत है। नो डाउट। थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया जी। साजिद साहब, साजिद रफीक। साजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये मैंने यही एक दो सवाल थे जी जी। कि बेसिकली जो आपने रिकमेंडेशन के अंदर बात की है कि हमने इसको हैंडल कैसे करना है। अब इसके अंदर जो हम जैसे हम एथिक्स की बात करते हैं, क्योंकि एथिक्स के अंदर तो वैल्यू जजमेंट है ना। वैल्यू हम्म। जजमेंट जो है वो किसी भी सिस्टम या किसी भी आइडियाज के हिसाब से होती है। हम्म। अब जब हमारे पास मुल्लाज जो है या रिलीजियस जो तबका है, जब आपको हम्म। चॉइस ही नहीं देगा या आपके पास अल्टरनेटिव का ऑप्शन ही नहीं देगा, तो आप कैसे उसको आर्गुमेंट करेंगे या उसकी वैल्यू जजमेंट कैसे करेंगे? क्योंकि डिसीजन तो आपने अल्टरनेटिव के ऊपर करना है। हम्म। तो क्या हमारी
जो ऑडियंस है जिसको ये सारी की सारा प्रीच करके एक्सट्रीमिज्म की तरफ लेके आया जा रहा है, अब उनका जो माइंड सेट है, क्या एक अलग स्कूल ऑफ थॉट उनको देगा वैल्यू जजमेंट का, या जैसे अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर साइंस है, साइंस ने रिलीजन को टैकल करने के लिए एक सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड किया कि आप इस तरह भी सोच सकते हैं कि सिर्फ आप रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट के अंदर नहीं सोचेंगे, साइंस या फैक्ट्स के हिसाब से या कॉज एंड इफेक्ट्स के हिसाब से भी सोचेंगे। तो क्या कोई इस तरह का कोई चैनल नहीं बन सकता कि हम लोगों को वैल्यू जजमेंट के ऊपर एथिकल जो साइड है उसको जज करने की तरफ लेके जाएं? वो किस तरह हम देख सकते हैं इस तरह का जो मैकेनिज्म है? या जी हमारा रिलीजन जो है, ये कोई भी जो रिलीजन है, क्या उसको अलाउ करता है इस तरह के ऑप्शन को कि नहीं करता? देखिए साजिद साहब, जो आप बात कर रहे जी जी। हैं एथिकली ट्रांसफॉर्म करना सोसाइटी में इंडिविजुअल्स को, वो अन इस्लामिक तो नहीं हो सकता, जाहिर है कि वो नहीं नहीं, पॉजिटिविटी अन के इस्लामिक की कॉन्टेक्स्ट बात नहीं मैं कर रहा। में। हाँ जी। जी जी। अच्छा, तो तो हमारी उसका यकीनन वे आउट उसका होना हमें डेवलप करने की जरूरत है। सबसे जी मुझे लगता है कि अगर हम जो टेक्स्ट बुक्स में छोटे लेवल से ही प्लूरैलिटी की, को एग्जिस्टेंस की, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में छोटे लेवल से थोड़ा पढ़ाना शुरू करें, छोटे छोटे चैप्टर्स इंक्लूड किया जाएं बच्चों के एज ग्रुप के लिहाज से, तो ग्रेजुअली चेंज लाई जा सकती है। लेकिन जो इस वक्त अपना एक माइंड सेट बना चुके हैं, या वो स्पेशल सेक्टेरियन कॉन्सेप्ट्स में, ये स्पेशली जो मैंने अभी जिक्र भी किया था, इन मुल्लास का जिक्र किया था जो मस्जिदों में इस फराइज अंजाम दे रहे हैं, उनको ओवरऑल ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो एक नेगेटिविटी स्प्रेड करने का मेन कॉज बन रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा फोरम डेवलप कर लिया जाए, जाहिर है कि वो हमारे हाथ में तो नहीं है, लेकिन स्टेट की तरफ से हो कि उनकी इंडक्शन मस्जिद में होने से पहले उनको उस ट्रेनिंग के पीरियड से गुजारा जाए, जैसे टीचर्स की ट्रेनिंग होती है स्कूल में, इंडक्शन से पहले उनकी बाकायदा ट्रेनिंग की जाती है, या अगर यूनिवर्सिटी के भी टीचर्स हैं तो उनको 15 दिन 20 दिन, मैडम शुमाइला को पता होगा, यहाँ ये पंजाब यूनिवर्सिटी में भी जब मेरी न्यू हायरिंग हुई तो हमें 3 वीक्स का ट्रेनिंग, एक वर्कशॉप अरेंज की गई हमारे लिए। तो इन मुल्लास की भी अगर ट्रेनिंग की जाए और वो बार बार की जाए, बार बार उनको बताया जाए कि क्या राइट कॉन्सेप्ट्स हैं, कैसे उनको ओपननेस लानी है सोसाइटी में, कैसे सिर्फ ये वर्डिक्ट नहीं देना कि हम ये कह रहे हैं जहन्नुम वाजिब है या जन्नत वाजिब है, कि वो नहीं उन्होंने अनाउंस करने, उनको बताएं कि आर्ग्यू कहाँ पर हो सकता है, कैसे कन्विंस किया जा सकता है। तो वो बहुत एजुकेशन के साथ होगा। मुझे लगता है कि जब तक हम एक एजुकेटेड सोसाइटी प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे, ये सारे इश्यूज में से निकलना मुश्किल है, और राइट एजुकेशन देने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक। मेरा ख्याल है, इफ आई डॉक्टर कैन साहब, वो जो आपने टेक्स्ट बुक्स की बात की तो मैं सोच रहा था कि टेक्स्ट बुक का ही तो काफी सारा प्रॉब्लम तो वहां पे भी है। जी 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 जी, हमें तो मैं मतलब यूनिवर्सिटी आके आप जैसे उस्ताद से जब हमने वो खुद पढ़ा तो फिर हमें समझ आई कि हमारी तारीख है क्या। वरना जो हम्म लाजमी तारीख के तौर पे हम अभी तक भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को। पढ़ा रहे हैं, तारीख की तो बात है, लेकिन मैं अगर बच्चों की वो जो सोशल साइंस है या उर्दू की टेक्स्ट बुक्स में भी ऐसे मजामीन जी जी। शामिल किए जाएं जी जी। जो उनको एक को एग्जिस्टेंस का की तरफ कन्विंस कर सके, जो प्लूरैलिटी का कॉन्सेप्ट उनमें इंडक्ट कर सके, वहां पर भी जरूरत है। आप ठीक कह रहे हैं, तारीख के हवाले से देखें तो प्रॉब्लम्स हैं, तारीख हाँ, किताबों में है, मतलब उसमें तो बड़ा मतलब ना, वो अभी भी है किताबें ऐसी अभी मौजूद। भी हैं। और अभी पिछले दिनों हमारे आयशा जलाल आई थी हिस्ट्री डिपार्टमेंट में, उनकी एक डिस्कशन हुई, वो भी इसी तरह की बात कर रही थी कि हमारे हिस्टोरियंस शायद अभी तक ट्रू जो कॉन्सेप्ट है हिस्ट्री का वो प्रमोट नहीं कर पा रहे। तो तब मैंने उनसे भी कहा था कि टेक्स्ट बुक वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी दुनिया में प्रिवेल करता है। आप एक छोटे से बच्चे को मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स नहीं से पढ़ा सकते स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पे चलें थोड़ी ओपननेस हो जाती है। तो लेकिन आप उसमें ठीक कह रहे हैं कि जो बच्चों से हाइड की हुई बातें हैं, झूठ ना बोले जाएं, कुछ हाँ, हाइड कर लिया जाए, बिल्कुल ऐसे ही। नहीं तो झूठ ना बोले एक्सप्लोर, जाएं, कुछ बातें हाइड की वो जाएं, तो फिर वो बात सही वो आप है। सही कह रही हैं, एक्सपोयर आप बहुत ज्यादा ना दें, जितना बनता है वो दें, लेकिन ये हाँ, इतना उतना दें देना कुछ चाहिए। तो हो ना।
जी 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 जी। वो क्रेडिबल झूठ, हो, उसमें देखिए, झूठ ना देयर हो। शुड नॉट बी लाइज इन हिस्ट्री, हाँ, लेकिन कुछ बिल्कुल। हाइड कर लिया जाए तो मसला नहीं है उस लेवल पे, लेकिन कॉलेज हाँ, लेवल तक पहुंचते पहुंचते फिर आप मल्टीपल पर्सपेक्टिव थे। हाँ, बिल्कुल ऐसे सही कह रहे हैं। ठीक। जी अस्मा। अस्मा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम। सलाम। अच्छा मेरा एक तो डायरेक्ट सवाल था चैप्टर 4 पे, लेकिन उससे पहले मैं इनको मुबारकबाद देना चाहूंगी। बीइंग अ खातून, इन्होंने एक बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक उठाया और जी शुक्रिया। बहुत ही मॉडरेट वे में उसे एक्सप्रेस करने की कोशिश की है, ताकि उस पे इंसानी दिमाग खुद सवाल उठाए कि क्या सही है क्या गलत है। एक मेरा कमेंट एथिक्स पे है, जो कि काफी लोगों ने हाईलाइट किया है। आई थिंक रिलीजन जो है वो एक बहुत पावरफुल टूल है इकोनॉमी ड्राइव करने के लिए और पावर को एम्फसाइज करने के लिए। तो जब ये दो फैक्टर्स कारआमद हों तो आई थिंक एथिक्स कहीं दूर रह जाती है और वो पर्सपेक्टिव में नहीं आती। चैप्टर 4 पे मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि आपने कहा कि जमात इस्लामी और जमात दावा कोई वेलफेयर पोर्शंस चलाते हैं और आपने सजेस्ट किया कि उन्हें रेगुलराइज होना चाहिए। मेरा क्वेश्चन भी है और एक कमेंट भी है कि आप कैसे देख सकती हैं प्रैक्टिकली कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, जबकि आपने खुद मेंशन किया कि गवर्नमेंट जो है वो हर जगह नहीं उसकी रसाई है, तो वो डिपेंडेंट है बहुत सारे फैक्टर्स में। इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस जिस तरीके से वो लोग काम करते हैं उनको एज इट इज एक्सेप्ट करें। दूसरा ये कि गवर्नमेंट उन्हें फंड भी नहीं करती, तो आप किस तरीके से सजेस्ट कर रही हैं कि ये प्रैक्टिकल होगा कि उनको इंडिपेंडेंट बनाया जाए। अब आपने कभी बड़ा अच्छा सजेशन दिया, इट्स एन आइडियल सजेशन कि मुल्लास की ट्रेनिंग कराई जाए। फ्रैंकली कभी अपनी लाइफ में इस तरह नहीं सोचा था कि एजुकेटेड मुल्ला का कॉन्सेप्ट जो है वो मेरी समझ से बाहर है। वो प्लुरैलिटी को कैसे एक्सेप्ट करेंगे, वहां तक कैसे पहुंचेंगे, दिस इज रियली हार्ड फॉर मी टू थिंक। लेकिन आपने बात की है, डेफिनेटली वो भी इंसान है, उन्हें अगर वो एक तरफ चले गए हैं तो उन्हें दूसरी तरफ भी लाया जा सकता है, कोई ना कोई तो उसका हल होगा। लेकिन गवर्नमेंट यानी स्टेट उस चीज को कैसे अपने कंट्रोल में करेगी प्रैक्टिकली, जबकि ना उसके पास फंड्स हैं, ना उसके पास एक्सेस है, और ना उनके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में आता है। वो तो इस चीज को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आपने अभी मेंशन भी किया कि एक चीज से निकलते हैं दूसरी चीज में चले जाते हैं। तो प्रैक्टिकली तो हम इट्स अ गिवन फॉर अस, हम उसमें से कैसे बाहर निकलें। थैंक यू। आप ठीक कह रही हैं, शुक्रिया, आपने अप्रिशिएट किया। आप ये ठीक कह रही हैं कि ये सिचुएशन तो आइडियल ही है, और स्टेट के लिए चूंकि उसका एक्सेस इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है कि उसके रिसोर्सेज नहीं है ऐसे एरियाज में पहुंचे और उन पुअर सेक्शंस के लिए काम करे। लेकिन उसमें सिर्फ इतना जरूर चेक एंड बैलेंस, ये बहुत पाकिस्तान में क्योंकि प्रॉब्लम्स की बहुत लेयर्स हैं और उन सारे प्रॉब्लम्स को डील करना एक वक्त में मुश्किल है। लेकिन इसमें जो प्रैक्टिकली थोड़ा सा पॉसिबल हो सकता है वो ये है, मैंने सेग्रीगेशन की बात की है इन वेलफेयर विंग्स की, उन रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से सेग्रीगेट किया जाए उनको। रिलीजियसली जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने एंड पे अलग काम करें, और ये वेलफेयर विंग्स का मैकेनिज्म ऐसा बनाया जाए कि इनका उनकी आइडियोलॉजी के साथ या उनके थॉट प्रोसेस को स्प्रेड करने के साथ जो है वो कनेक्शन को डी लिंक करने की किसी हद तक कोशिश की जाए। मुझे पता है यहाँ बैठे सुनने वाले सभी को अंदाजा होगा कि ये प्रैक्टिकली 100% पॉसिबल नहीं है, लेकिन उस मैकेनिज्म, उसके बहुत सारे वजूहात हैं। हमारे लोकल लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी अपने प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रोविंशियल लेवल की है या दरमियान के इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन हमें कहीं से तो स्टार्ट करना है। और उसमें जो आपने दूसरी बात की वो मुल्ला की ट्रेनिंग वाली, तो मुल्ला की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। वो बार बार मैंने इसलिए बात की कि बार बार उनके वो ट्रेनिंग सेशंस करवाए जाएं। वो जैसे उनको एक साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद उनके कुछ देखे, कहीं से तो शुरू होगा ना। एक ज्यादा 100 में से चले 10 थोड़े से ट्रांसफॉर्म हो जाएं, 20 हो जाएं, तो ग्रेजुअली अगर ये चीज प्रोसेस चलता रहेगा तो। और उससे भी पहले जरूरत है हमें मदरसा में कोर्स को वो होलिस्टिक बनाने की।
मतलब डॉक्टर साहब ये मुल्ला की ट्रेनिंग करेगा कौन? फॉर एग्जांपल लाइक रिलीजन जो है वो ऑलरेडी एक अथॉरिटी है, ठीक है ना? अच्छा अब मुल्ला अस्मा, तो जी जी जी। जी अस्मा, मुल्ला की ट्रेनिंग वही करेगा जो मुल्ला को इस्तेमाल करता है। तो मेरा ख्याल है कि उन्हीं को करना पड़ेगा। आइडिया डॉक्टर साहबा ने दे दिया, इससे ज्यादा आप हमसे तवक्को ना करें। तो इसका जवाब तो यही है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी अब्बास साहब। अच्छा, मैं एक कमेंट करना चाह रहा था डॉक्टर साहब की बात से, क्योंकि मैंने 8 साल मदरसे में मौलवियों को, उनके बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने की कोशिश की है। जी जी। तो एक दिन ऐसे हुआ कि उन्होंने मुझे मीटिंग में बुलाया और मुझे कहा कि आप हमारे सिस्टम में बेहतरी लाने की कोई आप हमें बात करें। तो हम्म। मैं मदरसे का नाम नहीं लेना चाहता, हालांकि ये बड़ा रिप्यूटेड सेटअप का है। तो मैंने उनसे सिर्फ इतनी गुजारिश की कि सर, मैंने जब 2004-05 में टीचिंग शुरू की तो मुझे एक बंदे ने बताया था कि चेहरे पे जो थप्पड़ मारना है ना, ये बहुत बड़ा क्राइम है, इसकी रिलीजन भी इजाजत नहीं देता और किसी तरह भी ना ये डिफेंडेबल नहीं है। तो मैंने कहा कि आप लोग यहाँ पे बारिश लोगों के चेहरों पे थप्पड़ मार रहे होते हैं, तो ये चीज मुझे तो बड़ी नागवार गुजरती है कि ये कौन सा रिलीजन आप पढ़ा रहे हैं। डॉक्टर साहब बात कर रही थी ना कि इनको ट्रेन किया जाए, ट्रेन करना तो दूर की बात है, इस पे वो उसी मीटिंग के अंदर बैठे हुए बहुत एजिटेट हो गए। और फिर उनके अंदर से सिर्फ एक बंदे ने ये कहा कि सर, जो हमारे पास 9 ईयर के 9 साल का ये कोर्स करवाते हैं ना, उसमें जो 8 या 9 साल बच्चा जो पढ़ चुका होता है या पढ़ रहा होता है वो पीएचडी लेवल का बंदा होता है और हम उसको मार रहे होते हैं। इसी हद तक जो बात की बात है ना, ये ठीक है, हमें अपने एटीट्यूड में दिखानी चाहिए। आप बिलीव करें कि उसके बाद ना उनका एटीट्यूड बहुत चेंज हो गया। और फिर मैंने उनको कहा कि भाई, ये जो मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगी, तो मैं आपकी ये जो टीचिंग है ना, इसका इतना वो नहीं हूँ मोहताज के किसी को मैं लेके फिरूं। तो बिलीव करें, ये अपनी बात को, ये कहते हैं आप होते कौन है हमें पढ़ाने वाले। हम्म यानी इन्होंने जो बात कह दी है ना, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ तारीख से कि देखें, ये इतनी पावरफुल हैं कि यजीद जो था, जो आज के 56 मुल्कों इस्लामी मुल्कों का अकलौता बादशाह था, उसको हम्म सरकार हुसैन अलैहि इस्लाम को शहीद करने के लिए इनसे फतवा लेना पड़ा। और इन्होंने फतवा दिया कि ठीक है जी, इनकी जो शहादत है वो जायज है फॉर द सेक ऑफ, अगर ये बैत नहीं करते। तो ये हर दौर में इनका अपना एक माइंड सेट होता है। मेरा तो नहीं ख्याल कि इनको ट्रेन किया जा सके, ये जिस जिस सेक्ट के साथ हैं बिल्कुल पक्के हैं। ठीक कह ठीक। रहे हैं। हम्म। जी जनाब, जी डॉक्टर शुमाइला। मैम, मेरा आपसे सवाल ये था कि मतलब आपने बड़ा सेंसिटिव टॉपिक था, तो इसमें आपने थोड़ा सा जमातों का भी जिक्र किया है और उनके फिर जाहिर है एजेंडास का भी जिक्र किया है, तो उसमें चैलेंजेस तो होंगे, आपको कोई थ्रेट्स भी होंगे, तो उसका भी थोड़ा सा हमें बताएं कि कैसे आपने इसको तकमील तक पहुंचाया। और दूसरा, आपने किसी किताब के किसी पोर्शन में ये जो एक्सट्रीमिज्म की बड़ी वजूहात है, मतलब हम सबसे ज्यादा जो सेंसिटाइज होते हैं ना जल्दी, वो मजहब के नाम पे होते हैं, हम शुरू से होते आ रहे हैं, आज भी हमारे वही हालात है। मतलब हमारे एरिया में वो क्या, एक साहिब हैं टीएलपी के जो थे, उनके उर्स पे सारा कुछ बंद होता है 3 दिन के लिए ना, और सड़कें बंद, और इतनी दुनिया सड़कों पे बैठी होती है 3 दिन के लिए, कारोबार हर चीज बंद कर देते हैं। आज भी हमारे हालात जहां से हमने शुरू किया था वहीं पे है। तो आपने किसी पोर्शन पे उसको हाईलाइट किया कि हम मतलब क्या हम कल्चरली हमारी इसी तरह से ग्रूमिंग हुई हुई है कि हम मजहब के नाम पे बड़ी जल्दी जो है वो ट्रिगर हो जाते हैं। अच्छा, थैंक यू। सवाल तो आपका भी बहुत सारे सवालों से कनेक्टेड था। हम कल्चरली तो नहीं है उस तरह। मैंने अपने जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है शुरू में ही इसका जिक्र किया था। पाकिस्तान में प्री ज़िया पीरियड में हार्डली हार्डली कोई एक छोटा सा केस था सेक्टेरियन वायलेंस का, बहुत लोकल लेवल पर अयूब खान के पीरियड का, सिर्फ एक माइनर सा। अच्छा, और एंटी जो थी अहमदिया मूवमेंट के अलावा, एंटी अहमदिया मूवमेंट के अलावा हमें कोई ऐसा केस नजर नहीं आता जिसको हम रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म या रिलीजियस वायलेंस या रिलीजन को यूज करने का नाम दे सके। वजह ये थी कि उस वक्त तक, प्री ज़िया पीरियड तक, स्टेट ने किसी एक सेक्ट की तरफ कोई स्टैंड नहीं लिया था, उन्होंने रिलीजन को यूज नहीं किया था। जब एंटी अहमदिया मूवमेंट हुई
तब भी स्टेट जो फेडरल, मैंने मेरा एक पहला काम जो था, बुक पब्लिश हुई, दैट इज फेडरल कैबिनेट इन पाकिस्तान फॉर्मेशन एंड वर्किंग, पीएचडी का मेरा थीसिस था। उसमें मैंने कैबिनेट के पेपर्स भी पढ़े और कैबिनेट की मिनट्स, उस वक्त डिटेल में मिनट्स लिखे जाते थे। फेडरल कैबिनेट, ख्वाजा नाज़मुद्दीन प्राइम मिनिस्टर थे और कैबिनेट में बाकायदा ये डिस्कशन हुई कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान गलत को गलत कहेगी और सही को सही। ऑल्दो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मिलिट्री को यूज किया जाए ताकि वो पीस रिस्टोर कराए, लेकिन स्टेट ने, आपको पता होगा सर जफरुल्लाह खान पाकिस्तान के पहले फॉरेन मिनिस्टर अहमदी थे, ख्वाजा नाज़मुद्दीन की कैबिनेट ने ये बाकायदा मिनट्स में मेंशन है कि किसी भी इंसान इंडिविजुअल को इस बेसिस पर किसी जॉब से नहीं हटाया जा सकता या किसी पोर्टफोलियो से नहीं हटाया जा सकता कि वो अहमदी है या वो सुन्नी मुसलमान नहीं है या शिया मुसलमान नहीं है, बाकायदा मिनट से। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि स्टेट या स्टेट के किसी इदारे ने रिलीजन को यूज नहीं किया था, किसी इदारे ने या स्टेट ने खुद कोई एक पार्ट सेक्ट पर स्टैंड नहीं लिया था। तो तब हमारे यहाँ ऐसा कोई कल्चर नहीं था। तब हम ना तो मजहब के नाम पर निकलते थे सड़कों पर, बल्कि जो उस जमाने की, अगर आप अपने बड़े बूढ़ों से सुने तो ये जो मुहर्रम के उर्स होते थे, ये मुहर्रम पर जो लोग निकलते थे, शिया सुन्नी इकट्ठे निकलते थे, उसमें डिस्टिंक्शन नहीं होती थी और उनकी कोई वायलेंस नहीं होती थी। तो ये जब से रिलीजन को यूज करना शुरू किया है स्टेट या उसके इदारों ने, तब से ये हमारी सोसाइटी में भी हमारा एक वो कल्चर बन गया है ग्रेजुअली। तो हमें उसमें से निकालने की जरूरत है। पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स की तरह करें और रिलीजन को रिलीजन रखें, इसको हमें अलग करना पड़ेगा। मुश्किल है लेकिन करना पड़ेगा, इस पर तो आवाज उठानी पड़ेगी, बात करेंगे तो फिर मसाइल हल होंगे। आप लोग तो मैम हमारी मुकालमा यूनिवर्सिटी से भी वो जरा हटा दें रिलीजन की छाप। अब तो बहुत यहाँ पर सूरत हाल बेहतर है, किसी जमाने में बहुत खराब होती थी। अच्छा डॉक्टर हाँ जी। साहब, आपकी एजुकेशन भी पंजाब यूनिवर्सिटी से है? मैंने मास्टर्स कायद आजम यूनिवर्सिटी से किया, हिस्ट्री डिपार्टमेंट से एमएस किया था, एमएससी, ठीक और ठीक एमफिल पीएचडी पोस्ट डॉक मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी से ही है। ठीक ठीक। तो मैंने कहा वो पंजाब यूनिवर्सिटी का मैंने वो जमाना भी देखा हुआ है जब यहाँ पे भी इस्लाम का गलबा था। हाँ, आ, वो हम सुनते हैं, मैंने खुद नहीं देखा लेकिन मैंने अपने कलीग से बहुत सुना हुआ है उसको अब पता उसके नहीं क्या बारे में। हालात है। तो अब बहुत बेहतर है वो, अब शुमाइला भी बैठी हुई है, उस तरह के हालात नहीं है, वो तो अब बहुत मैडम बेहतर है। जो सिंधी बलोची कल्चर है ना, अब ये सिंधी बलोच, एथनिसिटी आ गई है, अब हाँ ये बहुत, एथनिसिटी यहाँ बहुत है, लेकिन वो सेक्टेरियनिज्म वाला वो कॉन्सेप्ट नहीं है। ये अच्छा डॉक्टर मैम मेरा साहब, दूसरा डॉक्टर एक सवाल साहब, दूसरा भी था। एक शुमाइला हाँ पूछे बात जो भी कर रही हैं आप शुमाइला। हाँ मैंने एक और सवाल भी किया था कि आपने जो इतनी हाँ कोई रोशनी धमकी डाली। शमकी आपको कोई आई इस दौरान किसी मसले की हाँ बात? ये दिस ये इज व्हाट। सवाल। नहीं, धमकी वाला नहीं है, शुक्र है लगा अभी तक नहीं है। अच्छा वो धमकी तो तब आती ना अगर किसी एक जमात के बारे में कुछ कह रही होती है। हाँ जी। ये इतना नहीं है वो बिल्कुल के किसी बात में तमीज ना करे। तो ये है उसमें। अच्छा डॉक्टर साहब एक जैली सा सवाल था कि आपने वो जो पब्लिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना जो एसोसिएटेड हैं विद मेन स्ट्रीम जो रिलीजियस पार्टीज, उसमें जमात जी इस्लामी से जो एफिलिएटेड है उनकी फाउंडेशन, जी उसका भी जिक्र किया। जी जी जी। पे थोड़ी सी ना वो एक कंफ्यूजन सी पैदा होती है कि जमात इस्लामी को कहाँ पे आप कैटेगराइज करती है ना? अच्छा, मैंने जमात इस्लामी के कुछ पोजीशन होल्डर से इंटरव्यूज भी किए, जी जी। और वो चूंकि हमारे यहाँ पर काफी स्ट्रांग भी हैं, हाँ और हाँ। कुछ फीमेल्स के भी इंटरव्यूज किए। उनकी जो असेसमेंट है वो कहते हैं कि हम प्रो एस्टेब्लिशमेंट हैं, उनकी असेसमेंट मैं बता रही हूँ। ठीक। हम प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, जब एस्टेब्लिशमेंट ने हमें कहा कि अफगान जिहाद करना है तब हम करते रहे, चाहे पहला अफगान जिहाद हो चाहे दूसरा अफगान जिहाद हो। ठीक है। जब हमें और जब वो हमें कहा जाता है कि कश्मीर जिहाद करना है, हम करते रहे उनकी जैली। बिल्कुल सही है। लेकिन जब हमें कहा जाता है कि हम उससे हट जाएं तो हम हट जाते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन अ, उसके ये उनके अपने स्टैंड है, लेकिन मुझे लगता है दरमियान की बात के परवेज मुशर्रफ साहब के पीरियड में जब ये सेकंड अफगान जिहाद है, तो हमें इनका द अदर वे राउंड भी हम इसको देखते हैं।
हाँ सिर्फ ये वो जो खुद वो कह रहे हैं सिर्फ वो नहीं है, अदर वे राउंड भी है, ये दूसरे एलिमेंट को भी सपोर्ट करते रहे हैं। इनके बहुत सारे बीच में ऐसे लोग भी हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। वो इनके वो जो अफगान जिहाद का जो पीक टाइम था ना, उसमें हम पंजाब यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म थे उस जमाने में। अच्छा। अब जी आप देखें ना कि जो मैं और आप या बाकी जो बात करने वाले लोग हैं, जो कोशिश कर सकते हैं लिख लें, बात कर लें, यही कर सकते हैं। हमें जी 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 याद है कि जी, फॉरेन शायद हमारी। फॉरेन पॉलिसी पे हमें सेमिनार करना डिपार्टमेंट ने अलाउ नहीं किया था। हमारा सब्जेक्ट था, एक पूरा पेपर था, मतलब पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। वही हमारे लिए अच्छा। जान वाली बात है। उसने हमारे साथ भी बात की थी कि मुझे, भाई लोगों की फरमाइश ये थी कि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएं हम्म। लेकिन पॉलिटिक्स पे बात ना करें। अच्छा। तो उस वक्त हमें भी बहुत यही था रिस्ट्रिक्टेड कि था। आप फॉरेन पॉलिसी पे बात नहीं करें, क्योंकि उसमें इम्कान ये था, जाहिर है ऑब्वियसली, कि फॉरेन पॉलिसी पे बात होगी तो अफगान जिहाद पे क्रिटिकल कोई ठीक। पर्सपेक्टिव आ बिल्कुल। सकता है। तो अब पंजाब यूनिवर्सिटी तो गढ़ है इस्लाम का और उस पॉलिसी का, एक बड़ा टूल था उस जमाने में। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में जी। तो ये बात नहीं हो सकती, तो उन्होंने वो नहीं अलाउ। हम्म। अब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जब हम एक साइड का, अब सारे लोग कहते हैं कि जी वो बड़ी गलती थी, जियाउल हक ने बहुत गलत किया। तो यार जब जियाउल हक हम्म। गलत कर रहा था तो सारे हाँ ही हाँ साथ हाँ, थे। सब साथ जो थे। थोड़े से लोग कह रहे थे वो उनकी या तो आवाज सुनी नहीं गई, हम्म। तो या उनको वैसे ही मार पड़ी और वो चुप कर गए। जी। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है ना कि जो चल रहा होता है वो उस वक्त तो फिर वो कोई भी नहीं उसमें उस वक्त बोलते नहीं है ना, जब देखिए आप उसी वक्त आवाज कोई बात सुनाई करेंगे नहीं तो। देती। हाँ, हक के लिए आवाज उठाएंगे तब नहीं मतलब अपना मसला हल। भी, मतलब बचत करें, हक के लिए आवाज उतनी उतनी उठाएं जिसको खुद ना उठाए जाए। जी मुनासिब, लेकिन जी मुनासिब, बिल्कुल लेकिन ठीक कह रहे लेकिन कुछ तो करें ना, मतलब। हैं। तो जी। वो बाद में जब हम बताते हैं लोगों को कि नहीं वो तो सारा ही गलत था। देखिए ना, हम्म। जैसे ईस्ट पाकिस्तान, आप तारीख की उस्ताद हैं, हमने बाद में एक नुक्ता नजर जो है उसमें भुट्टो पे डाल दिया कि जी हम्म। ये भुट्टो की वजह से हुआ था, वो हम्म। इंडिविजुअली वो रिस्पॉन्सिबल था। यार बहुत सारे फैक्टर्स थे उसमें, भुट्टो अकेला जी। फैक्टर तो नहीं था। ना ही एक हम्म। स्टेटमेंट से ऐसे हो जाता है कि दो मुल्क जो है, एक मुल्क जो है वो अलग हो जाए कि एक जी। स्टेटमेंट की वजह से ऐसे हो गया। तो बहरहाल ये यस। हमारी चूंकि इस तरह की वो एक्सट्रीमिज्म सिर्फ रिलीजियस नहीं है ना, वो हर तरह का है। कि वो हाँ, एक्सट्रीम आई। पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो कहीं ना कहीं वो जब रिफ्लेक्ट होता है तो फिर उसमें बैलेंस कोई नहीं रहता। जी। तो बहरहाल सवाल डॉक्टर साहब आप पूछ रही हैं, डॉक्टर राहत भी हैं और सुहेल साहब भी हैं। जी डॉक्टर राहत। अस्सलाम डॉक्टर। वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। जी और शुक्रिया। माजरत अगर मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, मैं से में कुछ डिस्कनेक्ट हो गई थी। जी। मैम एक तो ये कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की आपने बात की, तो अभी रिसेंट जो एपिसोड्स हैं जो पारस चिनार की हैं, हम्म। उसको आप कहाँ रखती हैं? दूसरे, टीएलपी एक अदर फेसेट है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का, उसे कहाँ देखती हैं? और तीसरा मैडम, पिछले कुछ ये अरसे में एक दूसरा आपने दूसरा क्या टेक्निक, बोला? टीएलपी, अच्छा, टीएलपी, ठीक है। उसको आप रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म में कहाँ रखती हैं? और तीसरा जो एक अहम सवाल है, जी। एक तो हम बहुत सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़िया साहब को दे देते हैं, हम्म। बनती भी है उनकी, लेकिन हम्म। एक जो 73-74 में हम्म। अहमदीस को नॉन मुस्लिम करार दे के हम्म। क्या एक अनएंडिंग बिहेवियर की बुनियाद नहीं रख दी कि भाई अब इसके बाद जिसको दूसरे से नफरत हो उसके लिए एक मूवमेंट चलाओ और हम्म। उसको स्टेट लेवल पे काफिर करार दिलवा दो? तो हम्म। क्या ये ऐसे नहीं लगता कि वो एक बड़ी स्ट्रांग बुनियाद दे दी गई लोगों को हम्म। एक दूसरे को नफरत करने और एक दूसरे को काफिर करार दे देने के लिए? थैंक यू मैडम। थैंक यू डॉक्टर राहत। अच्छा, आप जो पारा चनार वाला जिक्र कर रही हैं, जाहिर है कि वो भी सेक्टेरियनिज्म की एक लेकिन मुझे लगता है पारा चनार का मुझे उस तरह मैंने स्टडी नहीं किया हुआ, लेकिन वहाँ सेक्टेरियनिज्म के साथ साथ कुछ ट्राइबल इश्यूज भी हैं। तो वहां तो मिक्सचर हमें नजर आता है, लेकिन बहरहाल वहाँ सेक्टेरियन क्राइसिस भी है। जहां तक आप टीएलपी का जिक्र कर रही हैं, तो टीएलपी भी वो जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि वो
एक को फिनोमेना को काउंटर करने के लिए दूसरा क्रिएट करते हैं, तो ये टीएलपी भी एक फिनोमेना को काउंटर करने के लिए ही एक नया फिनोमेना क्रिएट किया हुआ है। और लेकिन बहरहाल इस दफा जब ये फिनोमेना क्रिएट किया तो वो जो सेक्ट है इस दफा उन्होंने सूफी इस्लाम को भी नहीं छोड़ा, तो जो वो वाला है उसको भी उन्होंने रेडिकलाइज कर दिया है। पहले ये जो बरेलवी या सूफी मुस्लिम थे, ये बड़े पैसिव और एंटी रेडिकलाइज्ड थे, लेकिन टीएलपी को रेडिकलाइज करने से ये हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में जो यहाँ पर इस सेक्ट के मुसलमान मौजूद हैं वो भी अब रेडिकलाइज हो गए हैं। तो बात ये है, वो जो हमने शुरू में ही बात की थी ना, तो वो बात वहीं पर आकर खत्म हुई है। जब तक ये लाइन ड्रा नहीं की जाएगी ना कि एक फिनोमेना से निकलने के लिए आप दूसरा क्रिएट नहीं करेंगे बल्कि बस करेंगे, और जो चार चीजें हमने डिस्कस की कि कैसे दोबारा सोसाइटी में प्लूरैलिटी लेकर आएंगे, तब तक हम फिर इसी तरह इसी साइकिल में फंसे रहेंगे कि एक से निकलने के लिए दूसरा। तो ये भी टीएलपी भी सेम काइंड का एक फिनोमेना है। आपने तीसरी बात की कि 1973-74 में अहमदीज को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करार दे दिया गया, तो उस पे उसकी हम जिक्र नहीं करते। मैंने थोड़ा सा जिक्र किया कि 1953 में एक एंटी अहमदिया मूवमेंट यहाँ पर चली, और ये भी उसी से रेलिवेंट एक उसकी सेकंड फेज आप समझें थी। और ये इस दफा जब 74 में थी तो ये वो स्ट्रीट फिनोमेना एज सच नहीं था जैसे 53 में स्ट्रीट फिनोमेना था। ये तो स्ट्रीट से ज्यादा पार्लियामेंट का फिनोमेना है। पार्लियामेंट में बाकायदा इस पर डिक्लेयर किया गया, यानी स्टेट तो इन्वॉल्व हुई यकीनन। और आप किसी हद तक ठीक कह रही हैं कि स्टेट ने यहाँ पर भी एक स्टैंड लिया, लेकिन इनके ऑपोजिट स्टैंड नहीं आया उस वक्त कहीं। तो इसने इसलिए सोसाइटी में या किसी लेवल पर उस तरह की कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं की। हम ज़िया को इसलिए मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं कि स्टेट ने उस वक्त स्टैंड लिए और फिर सोसाइटी में एक्चुअली उनके आफ्टर इफेक्ट्स आए, और वो कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी में भी जनरेट हुई है। वो सिर्फ पार्लियामेंट की सतह, ये पार्लियामेंट क्या तो खैर उसमें इन्वॉल्वमेंट इतनी नहीं थी, अदर देन पार्लियामेंट चीजें इदारे इन्वॉल्व थे। तो 73 का भी किसी हद तक है, लेकिन बहरहाल उसमें सोसाइटी मेरा ख्याल है कि उस तरह इन्वॉल्व नहीं थी, इसलिए अदरवाइज हम ज़िया के पीरियड को ज्यादा मुद्दे इल्जाम ठहराते हैं। बिल्कुल ठीक है। वैसे भी डॉक्टर राहत थोड़ा सेफ भी यही है कि हम अनस्तूर ही बात करें। तो बाकी एकेडमिकली क्वेश्चन आपका ठीक है बिल्कुल, लेकिन इस पे इतनी ही बात हो सकती है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर राहत है हमारे साथ? सर सुहेल साहब का भी सवाल था। हाँ सुहेल साहब, डॉक्टर साहब पता नहीं चली गई। सुहेल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर साहब। जी सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, बहुत अच्छा आपकी प्रेजेंटेशन। आपकी बुक के अंदर खास तौर पर अब तो इंटरेस्ट डेवलप हो गया है, लाजमी पढ़ने की कोशिश करेंगे। जी शुक्रिया। अच्छा, एक आपका ज्यादा जो थीसिस इस हवाले से था कि जाना कह लें कि एक खास जो ज़िया एरा से पहले रिलीजन इस तरह जो है ना पॉलिटिकली अब्यूज या पॉलिटिकली उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया गया, तो या उसका इस तरह यूज नहीं है। हालांकि पाकिस्तान बनने में या पाकिस्तान जो पाकिस्तान के बनने के मुखालिफ जो आवाजें थी, दोनों तरफ से मजहब का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान बन गया, उसके बाद नुमाइंदगी के बाद, नुमाइंदगी यानी सूबों के दरमियान जो नुमाइंदगी का मसला है, उसके अलावा जो सबसे बड़ा जो मसला था वो तो इस्लाम का था। बोर्ड ऑफ तालीमात इस्लामिया बनाना पड़ा और 22 नकात सामने आए। और उसके बाद हालांकि मॉडर्निस्ट था, अयूब खान अपने आप को मॉडर्निस्ट कहता था, लेकिन जब अपने उसके मुकाबले में मोहतरमा फातिमा जना इलेक्शन लड़ रही हैं, तो जितना उनके खिलाफ मजहब को जो है ना अब्यूज किया गया वो हमारे सामने है कि किस तरह औरत की हुक्मरानी को जो है ना टारगेट किया गया था। उसके बाद जो है ना कह लें कि पोस्ट 9/11 जो आपने ज्यादा फोकस रखा, तो पोस्ट 9/11
हम देखते हैं कि हमारी सियासी जमातों ने भी कोई मजहबी टच जो है ना देना शुरू कर दिए हुए हैं, और वो दिन ब दिन जो एक खास तौर पर जो ऐसी सियासी जमातें जो बड़ी आइडियोलॉजी बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज थी, एएनपी या इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी उस रॉ में बहती नजर आती हैं कि वो भी अब कह लें कि उस तरह जो माजी की आइडियोलॉजी बेस्ड पॉलिटिक्स थी उसको टो करती हुई नजर नहीं आती। ये सारे हवाले से, एक तो पहले जो मैंने ज़िया से पहले जो थोड़ा सा मजहब के हवाले से बात की, उसके ऊपर आपकी क्या जो राय है? और पोस्ट 9/11 जब भी हमने खास तौर पर लाहौर के अंदर एक इलेक्शन जो है ना हुआ था, कोई बाई इलेक्शन था, तो उसमें देखा था कि मुख्तलिफ जो मजहबी ग्रुप्स थे उनको इसलिए ज्यादा जो है ना बैक किया गया कि वो एक सियासी जमात के वोट को जो है ना अच्छा खासा कट लगाएंगे, और टीएलपी को भी अगर कोई छतरी दी गई है तो उसके पीछे भी यही था कि वो एक बड़ी सियासी जमात को कट लगाया जाएगा। तो लग रहा है कि अगर ताकतवर हलकों को देखा जाए कि वो मजहब को जो है ना मजहबी ग्रुप्स को इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी मजहब की को उस तरह जो है ना अपने पॉलिटिकल जो है ना गेन के लिए वो इस्तेमाल करती आ रही हैं, और ये काम नहीं हो रहा बदकिस्मती के साथ। जो ज्यादा पॉपुलिस्ट पार्टीज बनने की कोशिश करती हैं उनमें तो ये रुझान जरा ज्यादा नजर आ रहा है। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? जी, थैंक यू। अच्छा, आपने जिक्र किया, कुछ मिसालें दी, यानी क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान में आपने कहा कि रिलीजन का रोल रहा। मेरा थोड़ा सा एक काम जो है वो पीपल्स रोल इन स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान पर है। मेरी किताब को बेस्ट बुक प्राइज मिला था अभी 2024 में। उसमें मेरी जो मेन थीम थी वो आम लोगों का रोल है, लेकिन पाकिस्तान मूवमेंट में जो मेरी स्टडी ने बताया, कायद आजम ने अपने मुंह से कभी भी ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर बना रहे हैं। ये जो तुलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं या विमेन, इन्होंने जब पाकिस्तान मूवमेंट में रोल प्ले करना शुरू किया, तो ये जो नारे बुलंद हुए, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, या जो और इस तरह के और स्लोगन्स थे, वो मुस्लिम लीग की लीडरशिप की तरफ से नहीं आ रहे थे। ये इन आम लोगों ने आम लोगों को, दूसरे लोगों को कन्विंस करने के लिए कि पाकिस्तान कैसी स्टेट होगा जहां पर इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजार सकेंगे और वो हिंदुओं के डोमिनेंस से बाहर होंगे, तब वो उनको बताते थे। यानी मेरा कहने का मकसद ये है कि जो लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी है वो रिलीजन को तब भी यूज नहीं कर रही थी, ऑल्दो कायदे आजम ने इन टू नेशन थ्योरी के कॉन्सेप्ट को बड़ा डिटेल से एक्सप्लेन किया। आपने 22 पॉइंट्स का जिक्र किया उलमा के। वो जो 22 पॉइंट्स थे वो उलमा की तरफ से जरूर आए थे, लेकिन स्टेट उस वक्त नॉन उलमा थी। जो पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें सिर्फ मौलाना शबीर अहमद उस्मानी थे जो एक इस ग्रुप से उलमा के ग्रुप से ताल्लुक रखते थे, और मुस्लिम लीग के जितनी भी नुमाइंदगी थी वो अदर देन उलमा थी। आपको ने यकीनन पाकिस्तान मूवमेंट को पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जो उलमा थे, चाहे वो जमात इस्लामी के हों या वो जमीयतुल उलमाए हिंद के हों, दे वर अगेंस्ट क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। जमीयतुल उलमाए इस्लाम एक छोटा सा ग्रुप था जो उलमा का था, जो मुस्लिम लीग के साथ आकर मिल गया था। तो ये जो पॉइंट्स आ रहे थे ना, ये उन उलमा की तरफ से आ रहे थे जो स्टेट का हिस्सा नहीं थे, पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं थे, और वो चाहते थे कि उनकी वॉइस सुनी जाए। मैं ये बात कर रही थी कि स्टेट ने कोई रिलीजियस स्टैंड नहीं लिया। तो स्टेट उन 22 पॉइंट्स पे बात करने के लिए तो तैयार थी, लेकिन स्टेट रिलीजन को यूज नहीं कर रही थी। ये ठीक है कि उलमा चाह रहे थे कि अब उनको, और जो एंटी अहमदिया मूवमेंट चली उसमें भी उलमा ने बढ़ चढ़कर इसलिए हिस्सा लिया कि वो अब बताना चाह रहे थे कि वो दे वांटेड टू गेट देयर स्पेस इन पॉलिटिक्स। खैर, और भी बहुत सारे उसके फैक्टर्स थे। आपने यूब खान का जिक्र किया, ये ठीक है, यूब खान लिबरल भी थे और उन्होंने फातिमा जिन्ना, ये एक हमें मिलता है यकीनन कि फातिमा जिन्ना को उन्होंने डिफीट करने के लिए और भी मेयर्स यूज किए, तो उनमें से एक ये भी।
जो उलमा से फतवा दिलवाया कि जो विमेन हैं वो नहीं बन सकती स्टेट हेड। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट में हमें उनका नजर आता है। अदरवाइज अयूब खान और उसका कोई ब्रॉडर हमें इम्पैक्ट उस कॉन्टेक्स्ट में नजर नहीं आता कि पीपल वर डायरेक्टली नॉट इन्वॉल्व्ड। जो वो तो सिर्फ जो बेसिक डेमोक्रेट्स थे चंद हजार, उन्होंने ही वोट कास्ट करना था फातिमा उस इलेक्शंस के हवाले से। तो पोस्ट 9/11 में आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम भी यही बात कर रहे थे कि ज़िया पीरियड से स्टेट ने रिलीजन को यूज करना शुरू किया है और वो अब बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और आप ठीक कह रहे हैं कि अब सिर्फ जो स्टेट है वो नहीं कर रही, बल्कि बहुत सारी वो पॉलिटिकल पार्टीज भी अब रिलीजन को, क्योंकि अब तो ये वो सोसाइटी में एक एक्सेप्टेड फिनोमेना बन गया है, रिलीजन पे बात जल्दी सुनी जाती है। तो इसलिए अब इन लिबरल पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इसको यूज करना शुरू कर दिया। उस पे बिल्कुल एग्रीमेंट है, वो आप ठीक कह रहे थे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। शाहिद साहब, अगर एक थोड़ा सा, जी 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 जी। अच्छा वो जो 1953-54 में मियां मुमताज दौलताना जब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कुछ इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए लैंड रिफॉर्म्स। तो उसमें देखा गया कि जो खास लेजिस्लेटर्स पंजाब के थे या इवन जो पाकिस्तान जो है ना पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले जो लेजिस्लेटर्स थे, by the यूज ऑफ स्टेट पावर, वो या स्टेट की ताकत को उन्होंने इस तरह इस्तेमाल किया कि वो सारे के सारे इकट्ठे हो गए थे मियां मुमताज दौलताना के खिलाफ अगेंस्ट लैंड रिफॉर्म्स, और ये कहा था कि ये खिलाफ मजहब हैं। यानी लैंड रिफॉर्म्स को उन्होंने बाकायदा होने नहीं दिया था। ये यानी बाकायदा मजहब को उस वक्त इस तरह इस्तेमाल किया गया था, और हमारे जो ताकतवर हल्के थे वो जानबूझकर मियां मुमताज दौलताना के खिलाफ जो ऐसे हमारे सियासतदान या पंजाब असम्बली के नुमाइंदा थे या फिर पाकिस्तान को जो की नुमाइंदगी कर रहे थे, वो भी उन ऐसे एलिमेंट्स के पीछे खड़े हो गए थे। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि स्टेट ने भी उनको खामोशी के साथ सपोर्ट किया है। स्टेट पीछे नहीं हट रही थी, और वो सारा सारा मजहब की बुनियाद पर लैंड रिफॉर्म्स के खिलाफ जा रहे थे। जी। अच्छा, ये पंजाब के लेवल पर ही हुआ। आई एम नॉट लाइक श्योर अबाउट दिस, कि मैंने नहीं पढ़ा इसको। आप ठीक कह रहे हैं, वैसे लैंडलॉर्ड्स तो जहां जहां पर भी उनके इंटरेस्ट मैच करते रहे हैं वो इकट्ठे होते रहे हैं। बल्कि आपने दौलताना साहब का जिक्र किया, मलिक फिरोज खान नून जब प्राइम मिनिस्टर थे 1957-58 में, तब उन्होंने भी लैंड रिफॉर्म्स को एंटी इस्लाम तो नहीं डिक्लेयर किया, लेकिन उन्होंने बाकायदा ये जो लैंड रिफॉर्म्स के ऑप्शन को रिजेक्ट किया कि लैंड रिफॉर्म्स नहीं होनी चाहिए, जबकि उस वक्त तक ईस्ट बंगाल में हो चुकी थी। आप ये कह रहे हैं यकीनन ऐसा हुआ होगा, लेकिन और हुआ भी होगा तो गलत। आई डोंट नो अबाउट दिस एपिसोड एक्चुअली, पंजाब में जो हुआ, और यकीनन गलत है। एंटी इस्लामिक तो इसको नहीं डिक्लेयर किया जा सकता, या इस्लाम को यूज करना इस कॉन्टेक्स्ट में गलत है। मैंने थैंक यू पॉपुलर मेन स्ट्रीम पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से बात की थी कि वो इस्लाम का रिलीजन को बहुत ज्यादा यानी इस्लामी टच के नाम पर बहुत ज्यादा कर रहे हैं। सुहेल साहब, इधर डॉक्टर साहब से एक सवाल ले लें, फिर वापस आते हैं। काफी देर से इंतजार कर रही डॉक्टर इरम जी। डॉक्टर इरम। थैंक्स डॉक्टर डॉक्टर नुमाना, मैं आपने अभी बात की ना कि रिलीजियस नहीं थी गम, तो फिर हम जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हुई 49 में उसको हम कहाँ पे रखेंगे? क्योंकि उसमें जो उस रेजोल्यूशन के बाद जोगिंदर नाथ मंडल पाकिस्तान छोड़ के चले गए थे, और उस रेजोल्यूशन में मिनॉरिटीज की भी बात थी। उसमें अगर हम सॉवरेंटी ऑफ अल्लाह की बात करना चाह रहे थे तो हम मिसाक मदीना से क्यों नहीं मिसाल ली? मिसाक मदीना में तो इतना क्लियर कट 3 ग्रुप्स हैं जो कि मिसाक करें, और उस हर ग्रुप जो है वो इक्वल राइट्स वहाँ पे दे रहा है, वहाँ पे मेजॉरिटी मिनॉरिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है। तो फिर हमने ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हम किस खाने में रखेंगे अगर वो रिलीजियस नहीं थे? तो वो तो आपको थैंक यू पता डॉक्टर है। साहिबा। जी जी।
उसमें माइनॉरिटीज की भी बात है, माइनॉरिटीज के इक्वल राइट्स की बात है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। और ऑल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान के साथ साथ माइनॉरिटीज को स्पेशली उनके जो राइट्स हैं, इक्वल राइट्स हैं और अपॉर्चुनिटीज की बात की गई है। जो आप का दूसरा है कि जोगिंदर नाथ मंडल इसके बाद चले गए थे, वो इसके बाद 1949 में ये पास हुई, वो 1950 में इंडिया वापस गए थे। और उनके मसाइल सिर्फ ये नहीं था, उनका इस पर इख्तलाफ नहीं था। जो अगर आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की स्पीचेस पढ़ें तो ये एक तो कैबिनेट का पार्ट थे, और मैंने कैबिनेट के मिनट्स भी पढ़े, उसमें जोगिंदर नाथ मंडल का डिस्कशंस हैं मिनट्स में, और डिसीजन अलग है और मिनट्स अलग। जोगिंदर नाथ मंडल ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर डिसएग्रीमेंट नहीं किया हुआ, ओपननेस थी। कैबिनेट के मिनट्स जितने मतलब जो डिस्कशन होती थी वो लिखे जाते थे, और प्राइम मिनिस्टर चूंकि जाहिर है कि एक डेमोक्रेटिक थे या मिलिट्री हेड तो थे नहीं, वो उनके मेंबर्स डिसएग्री भी करते थे, और जोगिंदर नाथ मंडल ने इस पर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे उनसे डिसएग्रीमेंट नहीं किया हुआ। और उनके इंडिया वापस जाने की वजह में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नहीं है, ये तो बाद में अगर किसी ने इसको कर दिया हो तो वो अलग बात है। प्राइम मिनिस्टर पेपर्स भी मैंने पढ़े, उनके लेटर्स भी हैं, लियाकत अली खान के नाम भी और इंटीरियर मिनिस्टर के नाम भी। उनकी वजूहात डिफरेंट है उनके वहां जाने की, और उनकी फैमिली वहां से थी, वो फैमिली को उन्होंने शिफ्ट नहीं किया था, वो वापस चले गए थे। और उन्होंने अपने रेजिग्नेशन में कहीं मेंशन नहीं किया हुआ, बल्कि लेटर्स में भी मेंशन नहीं किया कि उनका इख्तलाफ इस बात पे है। ये बाद में सिर्फ उसको नेगेटिव कलर दिया गया है, उसमें हरगिज उनकी ये इस तरह की इख्तलाफात नहीं थे, इस वजह से नहीं गए। और वैसे भी अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को भी पढ़ लें तो मुझे नहीं लगता कि उसमें हमने जो हमारी स्टेट है उसने किसी एक कम्युनिटी की बात की है या एक सेक्ट की बात किया, वो होलिस्टिक अप्रोच के साथ है। दिस इज माय ओपिनियन। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। आप, मेरा ख्याल है सवाल और कोई नहीं है, तो मुझे एक बात बताइए, शायद वो भी बनस्तूरी हो सकती है। जी जी जी। ये जो आपने रिसर्च की, इसमें कैजुअलिटी की जो फिगर्स हैं कि वॉर ऑन टेरर में हमारी कैजुअलिटीज ये है। मैंने देखा था सोर्स आपका भी एक स्टोरी थी ट्रिब्यून की गालबन, तो उसके अलावा अगर कोई आपने इस पे काम किया हो तो आपको आइडिया होगा। मुझे समहाउ कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो अपनी जो सरकार की, जो जाहिर है वो पब्लिश तो नहीं है, हम्म इनसाइडर्स की इंफॉर्मेशन जो है वो बड़ी डिफरेंट है। हम्म आपकी नजर में कोई ऐसी चीज गुजरी इन फिगर्स के हवाले से कि ये जो 80,000 गालबन, या ये आपने दिए 70-80,000, तो हम्म। इसके बारे में कुछ है आपके पास? नहीं, इसके अलावा जो मुझे मिला था वो तो मैंने लिख दिया, इसके अलावा नहीं। आई डेंट गेट ठीक एनी ठीक। अदर। चलिए, इस पे मैंने बल्कि वो जब मैंने देखा इस पे दोबारा, तो मैंने वो याद भी किया कि किन साहब ने शुरू की थी। वो काफी इंपॉर्टेंट है, मैं उसका बाद में हम जिक्र करेंगे। जी ठीक है। और मैं उनसे दोबारा चेक भी करूंगा क्योंकि ये बार बार रिपीट भी हुई है। तो उन्होंने हम्म बड़ी अथॉरिटी के साथ बात की थी। और ये आखिरी सवाल होगा, ये अल्ताफ हैं जीबी से। जी अल्ताफ। जी जी जी। जी अल्ताफ। हाँ, करें। हेलो वालेकुम। मेरी वालेकुम आवाज़ सलाम। क्लियर है? जी जी, बोलिए। थैंक यू वेरी मच मैडम फॉर योर वंडरफुल लेक्चर। मेरा छोटा सा एक सवाल था कि हम जी। देखते हैं कि पाकिस्तान में जो जो न्यू वेव आई है ना इस रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के हवाले से, चाहे मतलब बहुत ज़्यादा लोग रिलीजियोसिटी के तौर पर ना मोटिवेटेड हो चुके हैं। तो आप हम्म मैडम आप ये बताएं कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या देखती हूँ पाकिस्तान का? हम्म। अच्छा, मैंने अपनी किताब में सिर्फ फेलियर्स का जिक्र नहीं किया। आई एम वेरी होपफुल। अगर पाकिस्तान कमिटमेंट के साथ उस सिचुएशन से बाहर निकल आया जो 9/11 के बाद पाकिस्तान में क्रिएट हुई, एक बहुत हॉरिफाइड सिचुएशन थी, अगर उससे बाहर निकल आया है, सारे इदारे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए, कंसेंसस डेवलप हुआ और फेथफुल एफर्ट्स की गई, सक्सेस हुई, लेकिन उसमें एक पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रांगली इन्वॉल्व था।
अगर वही पॉलिटिकल उसी तरह एक कंसेंसस हो जिसमें पॉलिटिकल प्रोसेस इन्वॉल्व हो, डिसीजन मेकिंग पॉलिटिकल साइड से आ रही हो, तो आई एम रियली होपफुल कि सिचुएशन दोबारा बेहतर हो सकती है, हम इससे फिर निकल सकते हैं। लेकिन उसमें यही चीजें चाहिए होंगी जो भी मैंने आपको बताई, जो तब भी मौजूद थी। कमिटमेंट जरूरी है, पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट और डिसीजन मेकिंग में उनका सेंस होना, उनकी सेंस प्रिवेल करना ज्यादा जरूरी है डिसीजन मेकिंग में। फिर मसाइल हल हो सकते हैं, इंशाल्लाह होंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, सवाल तो खत्म हो गए, एक ऐसी छोटी सी एक बात है कि ये जो आप कहती हैं ना कि क्लैरिटी कंसेंसस, ये बड़ी बिल्कुल कॉमन सेंसिकल बात है। जी तो मुझे अक्सर ये समझ नहीं आती कि ये बात जो हमें समझ आ जाती है, ये जी उनको क्यों नहीं समझ आती जिनको समझने की जरूरत है। ये मैं अक्सर पूछता हूँ ओके। पागलों की तरह। यहाँ पे भी कोई कॉन्फ्रेंस में कोई मिल जाए और उनके करीब करीब वाला हो तो उससे भी पूछा मैंने कि यार ये जो जी आगे बैठे हैं इनको हमारी बात क्यों नहीं समझ आती, अगर आपको और मुझे समझ आ रही। इसका कोई मुझे बताएं, इसकी क्या वजह होती इसका जवाब खासा मुश्किल है, ये तो वही जवाब देंगे है। जिनको नहीं समझ आती। वही वो देख समझना नहीं चाहते ना। जी। हाँ, वही वही दे सकते हैं कि उनको क्यों नहीं समझ आ रही, समझना नहीं चाहते ना, एक्चुअली वो अपने हाथ से चीजें निकलते हुए देखना नहीं चाहते। हाँ वो तो मतलब अब क्या करे बंदा, मतलब ये है कि इतनी सादा सी बात है और उसमें हल मौजूद है। हम्म। तो फिर भी हम अपनी अगर आवाज आहिस्ता आहिस्ता से आराम आराम से सेंसिबली उठाते रहते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब बहुत मजा आया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शुक्रिया। मैम। और नेक्स्ट फ्राइडे जो है वो अनम जिक्रिया होंगी हमारे साथ, आप भी आइएगा। जी जरूर जरूर इंशाल्लाह। तो आपकी सबका, आप वजह से सबका काफी बहुत शुक्रिया, आपने इतनी देर मुझे सुना। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके, मेरे नॉलेज में भी इजाफा हुआ, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों ने भी शायद मुझसे सीखा हो। नहीं आपका ये जो बड़ा स्टाइल जो था ना, एक बड़ा उसमें जो हम्बलनेस है, और जो चीज नहीं पढ़ी तो ठीक है नहीं पढ़ी, और ये बड़ा मतलब इम्प्रेसिव है। ऐसा ही होना चाहिए, एक स्कॉलरली एटीट्यूड यही होता है। तो बहुत बहुत मजा आया, हम सब ने बहुत और एंजॉय। सर बहुत सेफर साइड पे मैडम ने सारे सवालों को डील किया है, हमने तो बड़ा नहीं वो अटैकिंग सवाल किए। नहीं वो तो जी जाहिर है, वो तो करना ही पड़ता है। मतलब मैडम पंजाब यूनिवर्सिटी में सरवाइव कर रही हैं, लाहौर में आप भी टीएलपी के पड़ोस में रहती हैं, तो ये सारे स्किल तो सीखने ही पड़ते हैं। जी, चल, बहुत शुक्रिया जी। तो डॉक्टर साहब इजाजत। थैंक यू वेरी मच। तो यस थैंक यू मैम। राब्ते में रहेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम तो राब्ते में रहें, तो आप भी जब भी फुर्सत हो जी तो आप बिल्कुल। खुद हमें ज्वाइन करें। जी बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खुश रहे, सलामत रहे। यहाँ मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, बाकी जो दोस्त जारी आप रख। रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे? मैं बिल्कुल डेफिनेटली करूंगा। इस यस। दफा कुछ मैं बीमार रहा हूँ पिछला हफ्ता, तो पिछले जो स्पीकर थे वो भी पूछ रहे थे, मैं नहीं कर सका। तो मैं जल्दी चलिए कोशिश। मैं आपको शेयर दें। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह ओके जी, हाफिज। अल्लाह हाफिज।